कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करें हमारी नेक्स्ट क्लास। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैकेनिक्स अच्छी लग रही है? चलो, तो हाँ, कल हमारा टॉपिक बीच में रह गया था, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रॉन्स का मंदन पढ़ रहे थे, न्यूट्रॉन्स का, ठीक है ना। कौन सी क्लास है हमारी? बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैकेनिक्स, यूनिट सेकेंड। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा ना काफी टाइम से एक एक यूनिट चल रही है हमारी, लेकिन भैया आप लोगों का कोर्स ही इतना लेंदी है, कोर्स बड़ा है आप लोगों का। और फिर थोड़ा सा फास्ट कराओ तो फिर आप लोग बोलते हो कि थोड़ा फास्ट नहीं मैम, स्लो ही। तो इसलिए कोर्स तो ऐसे चलेगा ही। हालांकि ठीक है, आपके एग्जाम से बहुत पहले हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे जो जो टॉपिक करवाते जा रही है उसको साथ के साथ समझते जाओ। न्यूमेरिकल से जो भी चीज़ें मतलब एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारे खुद के दिमाग में होना चाहिए। हमने फर्स्ट यूनिट में ये पढ़ा, सेकेंड में ये पढ़ा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रॉन्स का अवमंदन, न्यूट्रॉन्स का मंदन पढ़ रहे थे। बीच में रह गया था टॉपिक थोड़ा सा। क्या था पढ़ा था हमने उसमें कि न्यूट्रॉन्स की जब हम कोई नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की हम यूरेनियम परमाणु के साथ टक्कर करवाते हैं ना। और उसमें क्योंकि उससे क्या होता है कि यूरेनियम का जैसे जैसे विखंडन होता जाता है वो श्रृंखला अभिक्रिया आगे से आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा था कि इससे जो फर्दर जो हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा होती है। किस रेंज की होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के परास की होती है, ठीक है। अब इतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होने के कारण जो अगले यूरेनियम परमाणु, जिस अगले यूरेनियम परमाणु पर इस न्यूट्रॉन को टक्कर करनी है जिस यूरेनियम के नाभिक के साथ में, तो वो यूरेनियम तो इसको कैप्चर ही नहीं कर पाता, इसको पकड़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यूरेनियम तो बैठा है आराम से कि अब न्यूट्रॉन आके मुझे टक्कर मारेगा। ये न्यूट्रॉन इतना फास्ट होता है, कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो क्या होता है, ये टक्कर हो ही नहीं पाती है। जैसे ये टक्कर नहीं होगी, आगे की अभिक्रिया रुक जाएगी, तो पूरी श्रृंखला अभिक्रिया तो बन ही नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए तो इस अभिक्रिया की प्रायिकता को बढ़ाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इस न्यूट्रॉन की गति को क्या किया जाए? कम किया जाए। थोड़ा रोकना नहीं है हमें, चले, लेकिन इसकी गति इतनी कम हो कि ताकि जब ये इस यूरेनियम के आगे से गुजरे तो ये यूरेनियम इसको ग्रहण कर ले, और ताकि इस यूरेनियम का विखंडन हो और यहाँ से हमें 2 न्यूट्रॉन मिले बल्कि, ठीक है। फिर ये अगले पे जाएगा, फिर ये अगले पे जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मंदन कम करने के लिए हम क्या सोचते हैं, हमने ये तरीका लगाया कि अगर इस न्यूट्रॉन के आगे कोई एक मंदक पदार्थ रख दिया जाए, कुछ भी हो सकता है वो पदार्थ, तो वो क्या करेगा, जैसे ही यूरेनियम उससे सॉरी हमारा न्यूट्रॉन जब उससे टकराएगा उस मंदक पदार्थ से, तो क्या इसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब बात ये थी कि वो जो मंदक पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए, मतलब कि उसको हम क्या बहुत ज्यादा भारी रखते हैं, या न्यूट्रॉन के बराबर की द्रव्यमान का रखते हैं, या न्यूट्रॉन से थोड़ा कम द्रव्यमान का रखें, कैसा रखें कि ताकि गतिज ऊर्जा में कमी आए, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आए। तो उसके लिए कल हमने डेरिवेशन की थी, ठीक है। हमने ये माना था कि कोई न्यूट्रॉन है, उसकी हमने प्रारंभिक गतिज ऊर्जा u1 मान ली थी, m1 द्रव्यमान है, और हमने उसको सबसे पहले हमने उसकी प्रत्यास्थ टक्कर जिससे करवाई थी, तो हमने ये माना था कि ये जो मंदक पदार्थ है, जो भी पदार्थ है मंदक है, वो क्या किससे बना हुआ है, हमने सोचा था कि उसका द्रव्यमान पहले हम हल्का लेते हैं, ठीक है ना। कि अगर कोई हल्का द्रव्यमान हो, मतलब इस न्यूट्रॉन के कंपेरेटिवली थोड़ा हल्का द्रव्यमान हो, तो क्या न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कुछ कमी होगी या फिर नहीं होगी? क्लियर है? आप लोग निकालो कल के नोट्स, उसमें देखो हमने सबसे पहले क्या माना था कि न्यूट्रॉन किसी अन्य स्थिर हल्के नाभिक से टक्कर करता है। हमने सोचा था कि यहाँ पे एक नाभिक जो कि हल्का है और स्थिर रखा है, वही मंदक पदार्थ को तो गति करनी नहीं है, उसको तो हम स्थिर रख पाएंगे, ठीक है ना। कि उसको मतलब ब्लॉक करना है, उसको रास्ता ब्लॉक करना है, तो वो एक जगह पे रहे, ताकि जैसे न्यूट्रॉन स्पीड लिया उससे टकराए और गति में उसकी कमी आ जाए, ठीक है ना। तो हम पहले ये देखना चाहते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना ले। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि प्रत्यास्थ टक्कर है, और उसमें भी किस अवस्था में, कि जब m2 द्रव्यमान कैसा हो, स्थिर हो। स्थिर अवस्था में हमने प्रत्यास्थ टक्कर करवाई थी।
तो हमारे पास दोनों गतिज ऊर्जा में रिलेशन आया था, ये आया था रिलेशन हमारे पास K2 बराबर K1। K2 क्या थी, बाद में टक्कर के पश्चात में गतिज ऊर्जा, और K1 क्या थी, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। क्लियर है। फिर इन दोनों में हमने रिलेशन निकाला तो हमारे पास मान आया ये। यहाँ पे K1 का मान समीकरण 1 से हमने लिख दिया था, है ना। समीकरण 1 में हमने K1 का मान वो 1/2 mu स्क्वायर के बराबर आया था, m1 u1 स्क्वायर, उसको हमने K1 के बराबर मान लिया था, किससे, समीकरण 1 से। चलो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब उसके आगे की बात करते हैं। तो यहाँ से देखो हम क्या मान निकाल सकते हैं, उसके आगे डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम K2/K1 का मान निकाल सकते हैं, अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, m1 माइनस m2/m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, इस अनुपात को हमने मान लिया ये कोई F1 अनुपात के बराबर है, F1 के बराबर हमने मान लिया। क्लियर है। इसको आप समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। इससे पहले हमारी इक्वेशन 3 कंप्लीट कर ली थी हमने, समीकरण नंबर 4 हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें F1 क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कितनी कमी आई। ठीक है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कितनी कमी आई। तो हमने पहले कैसा माना था कि m2 द्रव्यमान जो है वो इसके कंपेयर में कैसा है, हल्का द्रव्यमान है। ठीक है ना, इसके कंपेयर में कैसा हो जाएगा, वो हल्का द्रव्यमान होगा। और इसके सापेक्ष अगर हम ये माने कि द्रव्यमान अगर लगभग इसके बराबर होगा तो यहाँ से हमें कुछ खास रिजल्ट मिल नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब कि जब तक ये द्रव्यमान हल्का है तब तक हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कुछ खास परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर मंदक पदार्थ का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम लिया, उससे हल्का द्रव्यमान लेके हमने प्रत्यास्थ टक्कर करवाई, तो इस स्थिति में तो ये जो हमें रेशो मिल रहा है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के सापेक्ष अंतिम गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया, तो यहाँ तो हमें कुछ खास परिवर्तन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम किसी दूसरा केस लेके देखते हैं। तो हम इसके न्यूट्रॉन की टक्कर किसी अन्य नाभिक से करवाते हैं, जो नाभिक कैसा हो, लगभग न्यूट्रॉन के ही द्रव्यमान के बराबर का हो, जिसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो। ठीक है, तो आगे लिखो, यदि न्यूट्रॉन की टक्कर किसी अन्य नाभिक से कराई जाए, नाभिक से मतलब हमारे यहाँ बंधक पदार्थ है। ठीक है ना, बंधक पदार्थ का जो नाभिक होगा किसी अन्य नाभिक से कराई जाए, तब न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी कितनी आएगी, तब न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी निकालनी है हमें। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमें क्या निकालना है, अब हम अगला अनुपात निकालना चाहते हैं F2 अनुपात हम निकालना चाहते हैं। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस F1 के बराबर। F1 किस कंडीशन में था अनुपात, जब हमने इस M2 को M1 से हल्का लिया था। ठीक है, मतलब एक तरीके से उस अवस्था में तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि ही हो रही थी, कमी नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो इसीलिए दूसरा अनुपात किसके बराबर हो जाएगा भाई, दोनों अनुपात का टोटल ही तो 1 होगा। आप यहाँ से ये देख सकते हो ना, F1 प्लस F2 बराबर 1। तो F2 का अनुपात कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस F1 के बराबर। ठीक है, F1 का मान आपके पास है, यहाँ से मान रख दो, 1 माइनस M1 माइनस M2/M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिया हमने, बस F1 का मान रख दिया। अब इन दोनों को आप सॉल्व करके देख लो क्या मान आता है। तो देखो इन दोनों को ऊपर नीचे अगर हम अलग कर दे, अलग करके लिख देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो आप, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 माइनस M2 का
होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे इसको सॉल्व करते हैं। F2 बराबर खोल देते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, टू m1 m2 माइनस इसको खोल दिया हमने, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस का 2m1 m2 बटे में हमारे पास m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है। क्लियर है? अब यहाँ माइनस साइन है तो माइनस होने की वजह से क्या m1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर कैंसिल, m2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर कैंसिल, ये 2m1 m2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4m1 m2 बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लो पहले इतना। क्लियर है? आगे चले। तो यहाँ हमारे पास माना गया ये, ठीक है। अब हम मानते हैं कि ये जो मंदक नाभिक है इसका द्रव्यमान किसके लगभग न्यूट्रॉन के बराबर हम ले लें। पहले वाले को हमने क्या लिया था कि जब न्यूट्रॉन किसी हल्के नाभिक के साथ टक्कर कर रहा था, ठीक है, उस कंडीशन में तो गतिज ऊर्जा में कुछ खास शेयर हुआ नहीं। अब हमने कहा कि किसी दूसरे पिंड के साथ गति कर रहा है, तो अब हमने यहाँ F2 हमारे पास जो दोनों का रिलेशन आया, दोनों का अनुपात आया, वो इसके बराबर आ गया। अब हम यहाँ मानते हैं कि भाई ये दूसरा नाभिक जो है इसका द्रव्यमान क्या हो, तो हम ये मानते हैं कि भाई द्रव्यमान लगभग इसके बराबर लेके देखते हैं। तो यदि मंदक नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान हो, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो, तब क्या होगा आपके पास F2 बराबर, जैसे यहाँ ये कंडीशन हम ये मान सकते हैं कि m1 बराबर है m2, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 4m1 स्क्वायर बटे में m1 प्लस m1 मान लें तो 2m1 स्क्वायर का 2m1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। m1 बराबर मानना है m2, तो यहाँ 2m1 और नीचे भी m1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 4m1 स्क्वायर और 4m1 स्क्वायर, मतलब कि F2 बराबर आ गया आपके पास 1। F2 बराबर आपके पास क्या आ गया 1, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस F2 का मान क्या लिया था हमने, 1 माइनस F1 के बराबर था। F1 का मान कितना था, K2 बटे K1 के बराबर था, मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, K1 माइनस K2 बटे K1। F2 इसी का मान आ रहा है, इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हो, K1 माइनस K2 बटे K1। इसका मान लगभग कितना आ रहा है आपके पास, 1 के बराबर आ रहा है, मतलब कि गतिज ऊर्जा में जो क्षय हो रहा है F2, गतिज ऊर्जा में क्षय इस अवस्था में कितना होगा, अधिकतम होगा,
1 मिलने का मतलब क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा में क्षय हम बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसका मतलब कि गतिज ऊर्जा का क्षय अधिकतम होगा किस कंडीशन में, जब मंदक का द्रव्यमान मंदक नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होगा, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, अगर हमने हल्का लिया या अगर हम नाभिक न्यूट्रॉन से भारी भी ले लेंगे तब द्रव्यमान में क्षति कुछ खास नहीं होगी। द्रव्यमान में क्षति सबसे ज्यादा कब होगी, जब दोनों का द्रव्यमान लगभग समान हो। तो ये द्रव्यमान में क्षति है K1 माइनस K2 के प्रारंभिक में से अंतिम का माइनस कर दिया हमने और उसका 1 के साथ में रेशो, मतलब द्रव्यमान में कुल क्षति कितनी हो रही है पहले के अनुपात में, तो टोटल 1 के बराबर। मतलब इस अवस्था में क्षति सबसे ज्यादा होगी, ऑलमोस्ट 100% क्षति होगी। क्लियर है, नोट कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया। अतः लास्ट में लिख लो, आप लिखो अर्थात यदि मंदक नाभिक व न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मंदक नाभिक व न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्षय अधिकतम होगा। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्षय अधिकतम होगा। क्लियर है। तो ये न्यूट्रॉन मंदन कभी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो एक तो ये ध्यान रखना कि कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई मंदक नाभिक लेते हैं और उस मंदक नाभिक का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। उस अवस्था में ही होगा आपके पास। और ये F2 की उसमें क्षय कितना होगा, तो इसका डायरेक्ट मान आप यहाँ से निकाल सकते हो 1 माइनस F1 के बराबर। F1 किसके बराबर था, K2 बटे K1 के बराबर, ठीक है। K2 बटे K1 यहाँ हमने क्या लिखा था, इससे पहले मान आया था ना M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर बटे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो मान था, वहां से F1 निकालो और 1 माइनस F1 कर दो तो आपके पास F2 का मान आ जाएगा। और यहाँ से ये रेशो कितना आता है हमारे पास, पूरा 1 के बराबर, मतलब लगभग 100%। भाई 1 का मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरी 100% ही गतिज ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्षय हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा हद तक क्षय हो जाता है, मतलब जिस अवस्था में हम चाहते हैं उस अवस्था तक हमारा न्यूट्रॉन पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल करते हैं तो आपको शायद ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। देखो, जैसे आपकी बुक में है नहीं लेकिन मैं आपको एडिशनल ये एग्जांपल करवा देती हूँ तो आपको ये F1 F2 का क्या कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा उससे। देखो, जैसे मान लो मंदक नाभिक कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लो हमने मंदक नाभिक कौन सा ले लिया, ड्यूटेरियम। एग्जाम्पल है ये, उदाहरण है, ठीक है ना। देखो, माना मंदक नाभिक ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जानते हो आप सब क्या होता है, 1H2, ठीक है। मतलब कि ड्यूटेरियम का द्रव्यमान लगभग कितना होगा, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। क्यों, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में तो आपको पता है एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, इसका जस्ट डबल होता है, मतलब उसका द्रव्यमान 2 मास ऑफ 1 के बराबर हो जाएगा।
पहले हाइड्रोजन के मास का जस्ट दुगना ही तो होता है ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम क्या होता है, इस मास का तिगुना होता है, हाइड्रोजन का तिगुना होता है, ठीक है ना। तो हमें तो यहाँ एक प्रोटॉन का ले लें चाहे एक न्यूट्रॉन का, बात बराबर है, क्लियर है। हम एग्जांपल ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, ड्यूटेरियम के लिए। मंदक नाभिक मान लिया हमने ड्यूटेरियम है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m1 मान लेते हैं, ठीक है, m1 द्रव्यमान है। इसके सामने जो मंदक नाभिक हम रख रहे हैं इस न्यूट्रॉन के वेग को कम करने के लिए, वो कौन सा रख रहे हैं, ड्यूटेरियम रख रहे हैं। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है, जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन के मास का जस्ट डबल होता है, ठीक है। इसका मतलब ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m2 बराबर 2m1 के बराबर हो जाएगा। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जस्ट डबल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। 2n1, क्यों, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 0n1 के बराबर नहीं लिखते क्या हम, पता ही होगा ना, मतलब ऐसे ठीक पेपर में बता रही हूँ, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के जस्ट डबल, ठीक है। अब जैसे मान लो F1 F2 हमने दो चीज निकाली थी, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ हम देखते हैं F1 और F2 दोनों से हमें कितना क्षय मिलता है। F1 क्या था, F1 भी नाभिक की F1 भी क्या था, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्षय कितना हो रहा है, वो था किस कंडीशन में, यदि उससे हल्का होता तो, ठीक है, या उससे भारी होता, कुछ भी कह लो तो। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, F2 का मान हमारे पास कब आया था, कि जब उसके न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर द्रव्यमान का आप ले लो तब, क्लियर है, ये था। F1 हमें क्या बता रहा था कि उसकी न्यूट्रॉन की जो नाभिक है या न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, और एक दूसरी तरफ क्या बता रहा है कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कितनी कमी हुई, तभी तो कुल गतिज ऊर्जा 1 के बराबर थी, F1 प्लस F2 बराबर 1 था, क्लियर है। तो सबसे पहले हम जैसे मान लो F1 का मान देखते हैं इन दोनों द्रव्यमान के लिए। F1 बराबर क्या था, K2 बटे K1 ही था, दोनों गतिज ऊर्जा का अनुपात ही तो था, और किसके बराबर आया था ये, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आया था इसके बराबर, ठीक है। m1 m2 दोनों के यहाँ मान रखो तो क्या आ जाएगा, m1 तो m1 ही है, माइनस m2 कितना है, 2m1 के बराबर, इसका होल स्क्वायर बटे में ये m1 प्लस 2m1 इसका होल स्क्वायर के बराबर, तो ये तो कितना आ गया, माइनस m1 का स्क्वायर बटे में ये 3m1 का स्क्वायर बराबर में m1 अपॉन 3m1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर से कैंसिल और 3 का स्क्वायर सॉरी 9, ठीक है। मतलब आपके पास F1 का मान कितना आ गया, 1/9। अगर आप परसेंटेज में निकालोगे इसको प्रतिशत में, F1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 100% कर लो, कितना मान आ जाएगा इसका, लगभग 9/90, लगभग इसका मान आ जाएगा 11.1 समथिंग कुछ परसेंट आ जाएगा आपके पास, 11.1% के समथिंग इसका मान आ गया F1 का मान, क्लियर है। F2 चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो 1 माइनस F1 करके, कितना मान आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 1/9 मतलब 8/9, कितना आ गया, 8/9। इसको अगर आप परसेंटेज में निकालो इंटू 100%, लगभग कितना आ जाएगा आपके पास का मान, 90 कुछ आएगा, 90% के समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है, F1 किस अवस्था में था, जब हमने क्या लिया था, द्रव्यमान उससे हल्का या उससे भारी कुछ लिया था, उस अवस्था में हमारे पास F1 का मान कितना आ रहा है, कि मतलब इसकी गतिज ऊर्जा में कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ 11% तक कमी हो रही है, ठीक है। हमें प्रतिशत में कमी किससे दिख रही है, F2 से। F2 किस कंडीशन में लिया था, जब द्रव्यमान लगभग उसके बराबर हो, पर m1 इसका लगभग दुगने के बराबर है, मतलब लगभग बराबर में ही लिया जाता है ये, दुगने से मतलब यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि न्यूट्रॉन का खुद का द्रव्यमान कितना सा होता है, तो उसका दुगना करो, उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक उससे
10 गुना है, उससे 50 गुना भारी है, उसमें फर्क पड़ता है ज़्यादा। इस कंडीशन में आपके पास ये माना जाएगा। अब समझ में आ गया आप लोगों को? चाहो तो ये नोट कर लो। ठीक है, तो हमें बस F1 निकाल के F2 का मान 1 माइनस F1 से हम निकाल सकते हैं। कर लिया? तो देखो आपके ये सारे टॉपिक हो गए कंप्लीट। टक्कर कंप्लीट हो गया। टक्कर से रिलेटेड ही था न्यूट्रॉन का बंधन, क्योंकि इसमें भी एक प्रकार की हम प्रत्यास्थ टक्कर करवा रहे थे। तो ये आपका टक्कर से रिलेटेड समझ में आ गया। क्वेश्चन इस पे वैसे कभी कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं आते आपके। इस टाइप के जो पूरा प्रत्यास्थ टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर का समझाना वो पूरा आएगा आपका। ठीक है, जो डेरिवेशन हम कर चुके हैं। न्यूट्रॉन का बंधन पूछ लेंगे एक्स्ट्रा, आपके पास एक एग्जाम्पल है, आप चाहो तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। क्लियर है? द्रव्यमान केंद्र और सारी चीजें समझ में आ गई। अभी तक हम जो इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं आगे का पढ़ते जाओ पीछे का भूलते जाओ। ठीक है ना? द्रव्यमान केंद्र पढ़े थे हमने सबसे पहले, उसके क्वेश्चंस भी किए थे। फिर हमने टक्कर भी पढ़ा, टक्कर के बारे में भी हमने प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ न्यूट्रॉन का बंधन पढ़ा। ठीक है ना? क्वेश्चन वगैरह किए बीच बीच में। चलो देखते हैं आप लोग द्रव्यमान केंद्र भूल गए हो या अभी तक याद है। द्रव्यमान केंद्र पे एक और क्वेश्चन करते हैं। कंफ्यूज मत होना, कुछ बीच में नहीं है। आपका टक्कर से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आपका इस यूनिट में? द्रव्यमान केंद्र पढ़े थे। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सारे के सारे करके देखे थे। एक द्विविमीय द्रव्यमान केंद्र देखा था, बहुकणीय तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र देखा था। ठीक है ना? कुल कार्यकारी बल उस पर कितना हो वो देखा था हमने। समानीत द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या देखे? टक्कर देखे। टक्कर प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ दोनों प्रकार के, न्यूट्रॉन का मंदन, द्विविमीय टक्कर, सब कुछ हमने क्लियर पढ़ लिया है। यहाँ तक के टॉपिक आपके कंप्लीट। ठीक है, आप लोग वही जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं मिक्स करवा दिया। कुछ मिक्स नहीं है। फर्स्ट यूनिट सेकंड चल रहा है, सेकंड यूनिट ही चल रहा है। न्यूट्रॉन मंदन तक के टॉपिक हो गए कंप्लीट। न्यूट्रॉन मंदन या टक्कर से रिलेटेड कभी कोई आपके न्यूमेरिकल नहीं आए हुए हैं। ठीक है ना? इसलिए वो मैंने कोई करवाया भी नहीं वैसे न्यूमेरिकल्स। आपका उसमें डेरिवेशन पूछते हैं, सीधे पूछेंगे टक्कर से क्या समझते हैं, टक्कर के प्रकारों का विस्तार से वर्णन करो, या प्रत्यास्थ टक्कर से आप क्या समझते हैं, या उसमें गति ऊर्जा और संवेग का संरक्षण सिद्धांत बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। ठीक है? अब हाँ, एक क्वेश्चन ध्यान में आया मेरे, जो आपके द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड है। आपके ये अभी आया हुआ है राजस्थान में आरयू में, आपके 10 में आया हुआ है, 2010 में, 2011 में, 2013 में, 2017 में। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। 19 में भी आया हुआ है जहाँ तक है, शायद 19 में है नहीं, एक मिनट में देखती हूँ। नहीं, 19 में ये नहीं आया हुआ है, 19 में दूसरा आया हुआ है। ठीक है, लेकिन 3-4 बार आपका ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो आप लोगों का थोड़ा वापस से रिमाइंड भी हो जाएगा द्रव्यमान
आगे चलेंगे इस पे, अगला कोई टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो आप लोग। सिद्ध कीजिए कि बहुकणीय तंत्र की, किसके लिए बात कर रहे हैं हम कोई बहुकणीय तंत्र ले रहे हैं, तंत्र की गतिज ऊर्जा का मान तंत्र की गतिज ऊर्जा का मान उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की ऊर्जा द्रव्यमान केंद्र की ऊर्जा तथा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों की कुल गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है, यह आपका क्वेश्चन है। एक प्रमेय जैसे होती है ना, प्रमेय टाइप का ही है क्वेश्चन, और आपको ये सिद्ध करना है कि बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, मतलब टोटल अपने को गतिज ऊर्जा को प्रूफ करना है, और इसका मान किसके बराबर हो, एक तो उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की ऊर्जा कितनी है, ठीक है, उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की ऊर्जा, और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण की कुल गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण की कुल गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये मान हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नोट कर लो। करें आगे, कुछ दिमाग लग रहा है इसमें किस तरीके से होगा, ट्राई करो भाई। मान लो आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, कैसे करोगे आप लोग, द्रव्यमान केंद्र पूरा पढ़ चुके हो, और ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले, द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए गए थे ना आपको 2-3, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी था, प्रूफ किया था हमने। तो अब आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या मानना है, कोई बहुकणीय तंत्र, ठीक है, ये ले लिया हमने, कोई बहुकणीय तंत्र है, क्लियर है। इसमें हमने मान लिए बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण ले लिए। हमें क्या प्रूफ करना है, इस तंत्र की, इस पूरे निकाय अगर हम ले, इस पूरे निकाय की जो गतिज ऊर्जा है वो किन दो गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। एक तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, जो भी इसका द्रव्यमान केंद्र है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, और
दूसरा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इन बाकी कणों की गतिज ऊर्जा कितनी है? किसके सापेक्ष? इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इन बाकी कणों की गतिज ऊर्जा इन दोनों के योग के बराबर होती है इस पूरे निकाय की गतिज ऊर्जा। अब क्वेश्चन देख के हमें पता है कि हाँ होती तो है इनके बराबर, लेकिन हमें क्या यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं आप ये चीज प्रूफ करके बताओ, कैसे करोगे? पता तो है आपको कि ठीक है होती है बराबर, लेकिन कैसे होती है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ मान लेते हैं कुल इसमें कण कितने n मान लिए हमने, ठीक है ना। टोटल कैपिटल N कणों का हमने निकाय मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो माना एक बहुकणीय निकाय जो कैपिटल N कणों से मिलकर बना है। निकाय किससे बना है? हमने मान लिया कैपिटल N कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें मान लो ये कण है कोई 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं। मान लिया कोई कण है nवा कण है, ठीक है। हमें तो क्योंकि n कणों के लिए सिद्ध करना है, ठीक है। तो यदि कोई nवा कण जिसका द्रव्यमान कितना मान लेंगे? पहले कण का द्रव्यमान m1 m2 m3 m4, तो nवें कण का mn तथा वेग कितना होगा? जैसे v1 v2 v3, तो वेग भी कितना हो जाएगा? vn है। तो इस nवें कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? nवें कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? En मान लो, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर के बराबर, तो mn vn स्क्वायर। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ mn vn स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ हम चाहें तो इस vn स्क्वायर को खोल करके लिख सकते हैं, मतलब 1/2 mn vn वेक्टर डॉट vn वेक्टर लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने से, नोट कर लो इतना। ठीक है। अब जैसे हमें क्या लेना है, कोई द्रव्यमान केंद्र कोई तो मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर आप मान लो यहाँ पे हमने कण ले लिया n1, ये हमने द्रव्यमान केंद्र ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये nवें कण को हम थोड़ा इधर ले लेते हैं, ये हमारा nवां कण हो गया, ठीक है। और द्रव्यमान केंद्र हमने इसका मान लिया है, इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र है ये। तो यहाँ से इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? RCM। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM और इस nवें कण का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? Rn। nवें कण का Rn, ठीक है। और इस कण का इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? तो Rn डैश मान दिया हमने। क्लियर है? कितना मान लिया हमने? Rn डैश के बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ से मान लो कोई भी दो अगर हम एक साइड ले लेते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ, यदि
का, ये आपका क्या है, ये एनवा कण है, ध्यान रखना है एनवा कण है, और ये आपका द्रव्यमान केंद्र है, ये है आपका द्रव्यमान केंद्र। इस पूरे निकाय का है द्रव्यमान केंद्र, तो उसका हम किसी भी कण के साथ ले सकते हैं, ठीक है ना, स्थिति सदिश। लेकिन हम यहाँ किससे, कोई एनवे कण के साथ लेकर के देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि एनवे कण का स्थिति सदिश कितना मान लिया हमने, आर एन वेक्टर, ठीक है, तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कितना मान लिया है, आरसीएम वेक्टर व एनवे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, एनवे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष लास्ट में राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, लेकिन इसमें बोल रही हूँ तो आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। लेकिन एनवे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना लिया है हमने, आर एन डैश है। तो अब हम क्या करें, तीनों स्थिति सदिश आ गए, तो हम सदिशों का योग से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो जिन दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है उनको एक साइड, और एक डायरेक्शन को हम एक साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो सदिशों के योग नियम से, सदिशों के योग नियम से, यहाँ अगर दिख नहीं रहा हो तो फिर बता दूं, ये हमारा एनवा कण है, मूल बिंदु है ये O, इस मूल बिंदु से एनवे कण का स्थिति सदिश क्या ले रखा हमने, आर एन, लिखा भी है यहाँ पे आर एन, ठीक है। ये रेड वाला है, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र है, तो मूल बिंदु से इस द्रव्यमान केंद्र का सदिश आरसीएम, कैपिटल आरसीएम ले रखा है, ठीक है। और इस बिंदु का एनवे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, तो हमने आर एन डैश मान रखा है, क्लियर है। तो सदिशों के योग नियम से आर एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आरसीएम प्लस आर डैश एन, लिख सकते हैं हम इस तरीके से। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो वेग का मान चाहिए, क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा के लिए हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर के लिए तो हमें वेग पहले तो चाहिए होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इस समीकरण 2 का अवकलन कर देते हैं, समीकरण 2 का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, डी आर एन वेक्टर बटे डी टी, क्लियर है। तो यहाँ से हमें वेग क्या मिल जाएगा, डी आर बटे डी टी, मतलब बी एन वेक्टर बराबर वी सेंटर ऑफ मास प्लस बी एन डैश, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। समीकरण 3 नाम दे दो,
वेग, लिख लो इतना। क्लियर है? अब हम क्या करें, Vn का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ऊपर नोट कर लिया। समीकरण 1 में रखने पर क्या है, En का मान था ये हमारे पास, समीकरण 1 बराबर 1/2 mn। अब हमारे पास Vn वेक्टर डॉट Vn वेक्टर के रूप में Vn का मान क्या आ रहा है, तो VCm प्लस Vn डैश इंटू VCm प्लस Vn डैश। क्लियर है ये मान? अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें, देखो 1/2 mn। mn का मल्टीप्लाई तो हमें सबके साथ करना ही है, पहले हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी वे में पड़ जाए। ठीक है, VCm इंटू VCm, VCm का स्क्वायर प्लस VCm इंटू में Vn डैश प्लस Vn डैश इंटू में VCm प्लस Vn डैश का स्क्वायर। क्लियर है? अब हमारे पास Vn डैश VCm दो बार आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 mn VCm स्क्वायर प्लस 2 VCm Vn डैश दोनों का टोटल प्लस Vn डैश का स्क्वायर। आ गया, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 mn V सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट जाएगा इसके लिए, तो मान कितना आ जाएगा, सिर्फ mn VCm Vn डैश प्लस 1/2 mn Vn डैश का स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास मान किसका है, En का। समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। अब En क्या है हमारे पास, इस nवें कण की एनर्जी आई है। ठीक है, अगर हम पूरे निकाय के लिए टोटल करना चाहें, जैसे nवें कण की एनर्जी है, यहीं पे n का मान अगर आप 1 2 3 डाल दो, तो 1 डाल दो तो वो पहले कण की इक्वल एनर्जी हो जाएगी, 2 डाल दोगे n का मान तो दूसरे कण की एनर्जी, ठीक है ना, 3 डाल दोगे तो यही तो है, हर कण की, प्रत्येक कण की कुल एनर्जी का मान तो यही होगा जो nवें कण का है। n का मान हम 1 से लेकर के n तक लिख सकते हैं। इसका मतलब इस पूरे निकाय की एनर्जी E बराबर क्या हो जाएगी, समेशन En का, En के कुल योग के बराबर आ जाएगी। En का योग कहां से कहां तक क्लियर कर सकते हैं, n बराबर 1 से लेकर के टोटल कितने कण माने थे, कैपिटल N। समझ में आ गया? ये जो एनर्जी आई है समीकरण 4 में En, ये क्या है, ये हर nवें कण की एनर्जी है।
प्रत्येक एनवा कण हमने कोई एक रेफरेंस के लिए लिया, एनवे कण की जगह कोई सा भी कण हो जाता। अब अगर यहाँ मैं एन का मान 1 लिख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1, यहाँ m1, यहाँ m1, b का मान तो वही का वही रहना है। तो ये पूरी एनर्जी किसके लिए हो जाएगी, तब मेरी पहले कण की एनर्जी। ऐसे ही n बराबर 2 ले लूँ तो पूरी दूसरे कण की एनर्जी, n बराबर 3 ले लूँ तो 3 तीसरे कण की एनर्जी, ठीक है ना। इस प्रकार से तो प्रत्येक कण की एनर्जी हमें मिल गई। तो कुल पूरे निकाय की एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्रत्येक कण की एनर्जी का योग, इन सभी कणों की एनर्जी, इनका मान हम n बराबर 1 से कैपिटल N तक टोटल जोड़े, वही तो हर कण की एनर्जी मिलाकर के तो इस पूरे निकाय की एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब सब में समेशन लगा दे तो 1/2 समेशन mn BCM स्क्वायर प्लस समेशन mn BCM इंटू में bn डैश प्लस 1/2 समेशन mn bn डैश का स्क्वायर, ठीक है। इस समेशन में सब में लिमिट आपकी लगेगी n बराबर 1 से n तक, लिख लेना आप, ठीक है। n बराबर 1 से n नोट कर लो पहले इतना। लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखें तरीके से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, देखो ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 BCM स्क्वायर और समेशन किसका हो जाएगा, n बराबर 1 से n तक mn का प्रत्येक n में करके द्रव्यमान का योग प्लस यहाँ आपको क्या मिलेगा BCM, द्रव्यमान केंद्र तो एक ही है, उसके योग की तो बात ही नहीं है, अन्य n का हमें योग करना है, n में जितने कण है। तो समेशन n बराबर 1 से n क्या बच गया mn bn डैश प्लस समेशन 1/2, यहाँ तो bn डैश मिल ही रहा है हमें, mn bn डैश का स्क्वायर लिख दिया हमने। इस फॉर्म में हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास सेंटर ऑफ मास का मान आ रहा था, चाहे BCM आ रहा है चाहे BCM स्क्वायर, उसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष तो वेग तो एक ही होगा, वो तो हमें सबका योग करना है नहीं, ठीक है ना। अब क्योंकि हम क्या जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र कौन सा वेग होता है, द्रव्यमान केंद्र सॉरी कौन सा बिंदु होता है, जब हमने द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन लिखी थी तो एक गणितीय रूप से हमने उसकी डेफिनेशन भी लिखी थी, क्या कि वह बिंदु जिसके चारों तरफ जितने भी कण हैं उन सब के द्रव्यमान आघूर्ण का सदिश योग कैसा हो, शून्य हो। लिखा था कि द्रव्यमान केंद्र कौन सा बिंदु होता है जिसके पारित सभी द्रव्य कणों के आघूर्णों का सदिश योग शून्य के बराबर हो। क्लियर है, लिखा था या नहीं, ध्यान है, पीछे पलट के देख लिया करो, नहीं ध्यान है तो। क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके पारित मतलब इसके चारों तरफ जो भी कण है सभी कणों का द्रव्यमान आघूर्ण
का मान शून्य हो। सभी कणों का, ठीक है ना, सभी कणों का कुल द्रव्यमान आघूर्ण, सभी कणों का कुल द्रव्यमान आघूर्ण का मान शून्य होता हो, ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसे, समेशन कण कुल कितने हैं, mn है, n बराबर 1 से n के लिए, ठीक है। और कणों के प्रत्येक कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग क्या ले रखा है, rn डैश बराबर कितना हो, 0। द्रव्यमान आघूर्ण एम आर, समेशन एम आर को ही तो बोलते हैं, उस टाइम हमने बोला था ना एम आई आर आई कणों के लिए लिया था द्रव्यमान आघूर्ण, और उन सभी का मान शून्य हो, वो बिंदु कौन सा कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र, जिसके चारों तरफ जितने कण हैं उनका कुल द्रव्यमान आघूर्ण का मान शून्य हो, ठीक है ना। अब आप पूछोगे यहाँ आर एन डैश क्यों लिया है, क्योंकि हमें प्रत्येक कण का किसके सापेक्ष चाहिए, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो ये आर एन डैश कौन सा स्थिति सदिश है, इस nवें कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आर एन डैश है ना, इसलिए हमने यहाँ पे मान कौन सा लिया है, आर एन डैश। और ये मान कुल किसके बराबर होना चाहिए, बराबर 0 के बराबर, ठीक है। अब यदि यहाँ हम इसका कर दें अवकलन, अगर यहाँ हम इसका d बटे dt कर दें, समेशन n बराबर 1 से कैपिटल N तक mn rn डैश बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारे क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, n बराबर 1 से कैपिटल N mn d बटे dt किसका हो जाएगा, rn डैश का। तो हमारे पास बराबर 0, मान क्या बच जाएगा, समेशन mn bn डैश बराबर हो जाएगा 0। समेशन mn bn डैश का मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस समीकरण में mn bn डैश का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, पहले इतना नोट करो फिर आगे करते हैं हम। क्लियर है, तो ये मान हम इस समीकरण में रखते हैं। इसको नाम नहीं दिया था क्या, इसको नेक्स्ट कौन सी समीकरण नंबर 5 नाम दे देना, ठीक है ना। समीकरण 5 नाम दे दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, उपयुक्त मान समीकरण 5 में रखने पर ई बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये वाला मान पूरा कैसा हो जाएगा, 0। क्लियर है ना, एम एन बी एन डैश का मान ही तो रखना है इक्वेशन में, तो ये मान 0, इसको 0 मत कर देना, ध्यान रखना। ये एम एन बी एन क्या है, ये पूरा मिला करके एक मान है द्रव्यमान आघूर्ण, ये 0 होना चाहिए समेशन के साथ में। आप सोचो कि इसका मतलब मैम इसमें तो बी एन डैश पे 0 है और यहाँ पे बी एन डैश हम ये 0 कर दे, नहीं, वो अलग चीज है, वो आपकी गतिज ऊर्जा के रूप में है, ये द्रव्यमान आघूर्ण नहीं है। ये आपका हाफ एम एन बी एन डैश स्क्वायर आ रहा है, गतिज ऊर्जा के रूप में है वो। यहाँ हमने वेग का मान 0 नहीं किया है, बी एन डैश का मान 0 नहीं है, द्रव्यमान आघूर्ण का मान 0 है, पूरा द्रव्यमान आघूर्ण m इंटू बी, इसका मान 0 है, इसीलिए केवल ये मान 0 होगा। तो E का मान क्या बचे आपके पास, 1/2 VCM स्क्वायर समेशन n बराबर 1 से कैपिटल N तक mn प्लस समेशन n बराबर 1 से कैपिटल N 1/2 mm bn डैश का स्क्वायर, ये मान बच गया। अब यहाँ समेशन n मतलब सभी द्रव्यमानों का योग mn बराबर कितना, कैपिटल M हम मान लेते हैं पूरे निकाय का द्रव्यमान, समेशन mn का मतलब क्या हो गया, n बराबर 1 से n तक इन समस्त द्रव्यमानों का योग। इसको आप लिख सकते हो ना, बराबर में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, तो किसके बराबर, इन पूरे निकाय में जितने द्रव्यमान सबका योग, तो कैपिटल M के बराबर हम मान लेते हैं।
तो हमारे पास E बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, या पहले हम ये मान लिखें तो समेशन n बराबर 1 से n 1/2 mn bn डैश का स्क्वायर प्लस 1/2, अब इसकी जगह कैपिटल M b सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास E क्या आ गया, पूरे निकाय की कुल ऊर्जा किसके बराबर आ गई, mn vn डैश क्या है, प्रत्येक कणों की कुल गतिज ऊर्जा, और प्लस mv सेंटीमीटर किसके बराबर है, द्रव्यमान केंद्र की कुल गतिज ऊर्जा, और इन दोनों के योग के बराबर होती है निकाय की गतिज ऊर्जा। क्लियर है, नोट कर लो। मुझे लिख लेना क्या अतः निकाय की कुल ऊर्जा बराबर क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष समस्त कणों के गतिज ऊर्जाओं का योग प्लस द्रव्यमान केंद्र की ऊर्जा। द्रव्यमान केंद्र की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, हेंस प्रूफ। ठीक है, vn डैश आपके पास क्या आया है, प्रत्येक कण का वेग rn डैश जो हमने लिया था किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, तो ये और इन सब का योग द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष समस्त कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग आ रहा है, समेशन आ रहा है, प्लस ये क्या है हमारे पास कैपिटल M। अब आपके पास वैसे भी आ गया ना द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र तो समस्त द्रव्यमानों का एक होता है, इसलिए यहाँ देखो अपने आप ही अपने पास कैपिटल M आ गया इस पूरे निकाय का द्रव्यमान। ठीक है, और B किसका है, द्रव्यमान केंद्र का वेग है, इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर ये E क्या है, इस पूरे निकाय की कुल ऊर्जा। ये हमारा प्रूफ क्लियर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, प्रूफ करने के लिए आपको आने चाहिए, आने क्या चाहिए मतलब, हाँ सीख ही लो, क्योंकि एग्जाम में पहले भी करवाए थे मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के, और देख लो ये तीसरा क्वेश्चन भी एक और ध्यान में आ गया, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बीच बीच में टॉपिक के बाद में पेज छोड़ दिया करो, ताकि कभी कोई क्वेश्चन ध्यान में आ जाए तो आप वहीं पे कर सको। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये तो बीच में क्वेश्चन आ गया था, समझ में आ गया बाकी आप लोगों को। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, परिवर्ती द्रव्यमान के निकाय की गति। परिवर्ती द्रव्यमान के निकाय की गति बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके आएंगे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और डेरिवेशन तो है ही है, और टॉपिक भी अच्छा है। ठीक है, क्या है, परिवर्ती निकाय के परिवर्ती द्रव्यमान के
निकाय की गति। नाम समझ पा रहे हो? नाम से क्या मतलब है? मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। आप सोच रहे कि मैम आप तो सारे टॉपिक यही बोलते हो कि हाँ ये बढ़िया है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन है एक्चुअली में काफ़ी सारे टॉपिक। देखो पूरा सिलेबस इतना बड़ा होता है तो ऑब्वियसली सी बात है, सिर्फ कोई ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी यूनिट में बस आप ये एक टॉपिक कर लो आपका पूरा यूनिट कवर, ऐसा तो होगा नहीं, कई टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको एटलीस्ट ये बता देती हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा ठीक ठीक पढ़ लो तो भी काम चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो देखो अपन ये नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, परिवर्तित द्रव्यमान के निकाय की गति। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसा निकाय जिसका द्रव्यमान क्या हो रहा, परिवर्ती हो रहा, मतलब कि चेंज हो रहा, मास जिसका चेंज हो रहा हो, ऐसे निकाय की गति के बारे में क्या कहना, ठीक है ना। ऐसे निकाय की गति आप कैसे पता करोगे? देखो जैसे अभी तक हमने पढ़ा, टक्कर पढ़ा हमने, चाहे कोई और, या अभी तक हमने न्यूटन के जो भी नियम पढ़े, तो हमने वो सब उसके लिए ही पढ़े कि जिसमें हम क्या मानते थे कि द्रव्यमान तो सेम है, द्रव्यमान कभी चेंज थोड़ी ना किया, टक्कर से पहले टक्कर के बाद। लेकिन अब हम वो गति करना चाहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं कि जब द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन कैसे होगा, होता ही ये परिवर्तन। तो जैसे मान लो कोई ये गाड़ी है, ये जा रही है अपने वेग यू वेग से जा रही है, गति कर रही है, ऊपर से बारिश आ गई। अब मान लो ये पीछे टैंकर था, अगर खाली था, इसमें तो क्या पानी भर गया ना, तो द्रव्यमान बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसका बढ़ गया द्रव्यमान। मान लो कोई एक दूसरी गाड़ी है, इसके यहाँ पे छेद हो रखा है और इसके अंदर क्या भर रखी है, रेत भर दी हमने, रेत भरी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे गाड़ी आगे चलती जाएगी रेत तो इसमें से गिरती जाएगी, द्रव्यमान कम होगा या नहीं होगा, होगा द्रव्यमान, ठीक है। जैसे आप लोग होते हैं ना, एग्जाम्पल है ये सारे, देखते हैं हम, भाई जरूरी नहीं है कि हर गाड़ी जितने द्रव्यमान के साथ चली वो लास्ट टॉपिक तक जाकर के बिल्कुल उतने को उतना द्रव्यमान ही नीचे उतारेगी, ऐसा नहीं होता, कई बार चेंज होता है। और जरूरी नहीं है भाई, एक तो ये होता है हाँ गाड़ी यहाँ रुकी ऊपर से पूरा सामान उतारा, वो तो द्रव्यमान कम होता ही, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि वहां तो फिर गाड़ी स्थिर अवस्था में होती है, गति वो कर चुकी है, गति करके जहां उसका फाइनल स्टॉपेज था वहां गाड़ी रुकी, आपने सामान उतार लिया, उस अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं हम। कौन सी बात कर रहे हैं कि जब गाड़ी चलती हो, गाड़ी में वेग कुछ, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये गति करती जा रही है, रुकेगी नहीं, लेकिन साथ के साथ द्रव्यमान इसका कम होता जाए या ज्यादा होता जाए, मतलब परिवर्तित होना है द्रव्यमान को, परिवर्ती है द्रव्यमान, ये फिक्स नहीं है कि कम ही होनी चाहिए ज्यादा ही होना चाहिए, कैसा भी, दोनों केस बता दिए, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, द्रव्यमान कम भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे रोड्स पे जो डिवाइडर होते हैं, जैसे बड़े बड़े डिवाइडर, वहां पे पौधे लगे होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो लगवाती है डिवाइडरों पे पौधे, तो वहां पे जैसे पानी डालने के लिए पूरा टैंकर आता है, देखते होंगे आप लोग टैंकर, और बहुत मोटा सा पाइप होता है उससे वो पूरे डिवाइडर पानी, अब क्या, वो टैंकर धीरे धीरे चलता रहता है, बहुत धीरे धीरे, रुका नहीं होता, धीरे धीरे चलता रहता है और पीछे से पानी निकलता जाता है, तो क्या द्रव्यमान कम हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार की ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं कि परिवर्तित द्रव्यमान के, कि मतलब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई पिंड गति करते हुए में रुक करके नहीं, गति करता जा रहा है, लेकिन साथ के साथ वो अपने द्रव्यमान में भी परिवर्तन कर लेता है, द्रव्यमान में वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है, तो इस प्रकार का निकाय क्या कहलाता है, परिवर्तित द्रव्यमान का निकाय, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी गति क्या कुछ अलग हो जाएगी या कुछ कैसे। अब मैंने बताया कि टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें इस टॉपिक में हम एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल पढ़ेंगे, कौन सा, रॉकेट, रॉकेट, रॉकेट की गति, ये इससे आपके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, टॉपिक भी अच्छा है, ठीक है ना। तो रॉकेट की गति भी आपकी किस टॉपिक के अंतर्गत है, परिवर्तित द्रव्यमान के निकाय की गति। क्यों, रॉकेट में भी क्या होता है, आप लोगों ने कोई रॉकेट की लॉन्चिंग देखी होगी,
भाई सामने से देख करके नहीं देखी, फोटोज तो हम देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसे मंगलयान को भेजा, चंद्रयान को भेजा, जैसे ठीक है ना, चंद्रयान भेजा, आप लोगों ने देखी उसकी पिक्स? क्या होता है, कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो आप देखा करो, जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ मान लो बना हुआ है, इस टाइप से कुछ बना हुआ है रॉकेट, जब ये उड़ने की कंडीशन में होता है, इसके नीचे काफी दूर में आपको बहुत गहरी सी गैस दिखाई देती है, पूरा धुआं धुआं होता है, वो जैसे ऊपर जाता है नीचे थोड़ी आग भी जलती है, धुआं भी होता है, तब वो उतनी स्पीड के साथ ऊपर जाता है। देखा होगा आप सबने, फोटोज होती है हमारी साइंस की बुक में, तो फोटो भी होती है कितनी जगह, सेम वही फोटो होती है कि ये ऊपर होता है लेकिन नीचे थोड़ी सी आपको आग दिखाई देगी, बहुत बिल्कुल वाइट वाइट धुआं सा होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, इसके अंदर फ्यूल भरा जाता है, इसके अंदर क्या होता है, फ्यूल, कोई ईंधन होता है, ईंधन होता है कोई, या कोई भी ऑक्सीकारक पदार्थ कुछ भी रखा जाता है, तो इसको छोड़ने के लिए जरूरी होता है पहले उस ईंधन को जलाया जाता है, ठीक है। अब वो ईंधन इसके अंदर का द्रव्यमान है, जैसे जैसे वो ईंधन जलता है वो धुआं उसी ईंधन का होता है, जैसे जैसे वो ईंधन जल करके बिल्कुल नीचे की तरफ उसका द्रव्यमान निकलता है, गैस के रूप में वो द्रव्यमान नीचे निकलता है, तो जितनी स्पीड के साथ नीचे द्रव्यमान निकलता है गैस के रूप में, उतनी स्पीड के साथ रॉकेट ऊपर जाता है। तो रॉकेट को ऊपर जाने के लिए जरूरी है कि नीचे से उसका द्रव्यमान उतना निकाला जाए, तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट ऊपर जाता है, द्रव्यमान नीचे की तरफ आता है, लेकिन निकाय कैसा है, परिवर्ती निकाय है, और ऐसा नहीं है कि बस जमीन से थोड़ा ऊपर गया धुआं बंद हो गया, काफी ऊपर तक जाता है, तब तक भी ये धुआं इसमें से निकलता रहता है, तो वो द्रव्यमान कैसा, परिवर्तित द्रव्यमान, द्रव्यमान में परिवर्तन कंटिन्यू हो रहा है लेकिन फिर भी वो गति करता रहता है, ठीक है। कई बार आप लोग आसमान में भी देखते होंगे, रॉकेट होता है उसके पीछे आपको धुएं की 2 लाइंस दिखाई देती है, काफी लंबी तक लाइंस दिखाई देती है, वो भी क्या होता है, यही होता है, वो चलता हुआ ईंधन होता है, उसकी स्पीड के लिए जरूरी होता है वो जितना स्पीड में आगे जाता है वो लाइन पीछे की तरफ जाती है, तभी तो वो लाइन इतनी ऊंची हो जाती है, इतनी लंबी हमें दिखाई देती है इतनी दूर तक, वो भी इस प्रकार का। तो ये सारी गतियां किसके अंतर्गत आती है, आपके परिवर्ती द्रव्यमान के निकाय की गति, ठीक है। अब जैसे न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम था, संवेग परिवर्तन का नियम, बल बराबर हमने क्या पढ़ा था, dp बटे dt पढ़ा था आपने, संवेग परिवर्तन का नियम F बराबर dp बटे dt, p का मान अगर हम यहाँ रख दें mv के बराबर, ठीक है। तो ये किस अवस्था में दिया था, ये बल का ये नियम कब दिया गया था, जब ये दोनों mv और vv दोनों के दोनों कैसे हो, नियत हो, कहा था ना संवेग में परिवर्तन शून्य होता है तो ये बराबर 0 के बराबर के, अर्थात कोई बाह्य बल जब तक नहीं लगाया जाएगा संवेग में परिवर्तन शून्य होगा, तो परिवर्तन शून्य कब होगा, जब ये दोनों मान नियत हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। यहाँ हम लिखते हैं F बराबर m है, किस अवस्था में, त्वरण तो होता है वेग में परिवर्तन, लेकिन m को तो हमेशा कांस्टेंट ही लेते हैं ना, नियत मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में जब तक m का द्रव्यमान का मान नियत दे रखा हो तब तक तो ये समीकरण सही है, लेकिन अब इस कंडीशन में भी ये समीकरण सही होंगी क्या, लागू होंगी क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान को भी तो चेंज कर रहे हैं ना, इस अवस्था में ये समीकरण इस पर लागू नहीं होती है, इसके लिए एक अलग गति की समीकरण निकाली जाती है, ठीक है। गति की समीकरण या जो एक्सटर्नल बाह्य बल जो हम लगा रहे हैं उसकी समीकरण कुछ अलग रूप से निकाली जाती है, तो वही आपकी परिवर्ती द्रव्यमान के निकाय की गति की समीकरण कहलाती है, समझ में आया। परिवर्ती निकाय के द्रव्यमान में द्रव्यमान के निकाय की गति किस प्रकार से होती है उसके लिए हम वो समीकरण निकालते हैं, तो देखें एक बार क्या किस तरीके से निकालते हैं, बहुत छोटी इजी सी है, देखो टॉपिक आपको समझ में आया ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, द्रव्यमान में परिवर्तन, और दूसरी इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये इक्वेशंस किस टाइम दी गई थी, जब यहाँ पे द्रव्यमान नियत था, अब हम द्रव्यमान नियत नहीं बता रहे, इसीलिए ये इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तो फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो न्यूटन के अनुसार रॉकेट के बारे में अपन आगे और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बारे में तो अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी तो हम सिर्फ वो गति की दूसरी समीकरण एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। रॉकेट के बारे में तो पूरी अच्छी खासी इक्वेशन बनाएंगे हम,
अब उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, उसकी क्रियाविधि कैसे काम करता है वो, ठीक है। तो न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने क्या बोला, F बराबर dt बटे dt, ठीक है। संवेग में परिवर्तन किस पर लगाए गए, बाएं बल के बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मान हम रख दें तो d बटे dt md लिख सकते हैं इस तरीके से। इस कंडीशन में दोनों मान कैसे होते हैं, नियत होते हैं। इस कंडीशन में न्यूटन ने जब ये फॉर्मूला कब दिया था, जब ये दोनों के दोनों मान कैसे नियत हैं। तो दोनों मान नियत होने का मतलब हम इस तरीके से, अब अगर मान लो यहाँ पे अब हमारे पास दोनों मान नियत नहीं है, वेग में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है प्लस द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो परिवर्तित द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, परिवर्तित द्रव्यमान की स्थिति में, समझ में आ रहा है ना। नियत कब था, जब न्यूटन ने ये नियम दिया था तो उसने ये नहीं कहा था कि द्रव्यमान चेंज है, उसने कहा द्रव्यमान इतना है और वेग का मान भी इतना हो, तब तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड थी, नियत थे दोनों मान। अब हम यहाँ क्या बता रहे, वेग गति में सॉरी द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, मतलब m तो चेंज हो ही रहा है, और वेग भी भाई जरूरी तो नहीं है गाड़ी सेम ही स्पीड से चले, तो वेग में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, F बराबर, अगर वेग कांस्टेंट है तो हम या तो ऐसे लिख लें m dv बटे dt प्लस v dm बटे dt, लिख सकते हैं इस रूप में। एक बार किसमें, वेग में भी परिवर्तन बता दिया और एक बार द्रव्यमान में भी परिवर्तन बता दिया, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। अब क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई गाड़ी, जैसे हमने बताया कि जो कि गति कर रही है, ठीक है, उसके अंदर m द्रव्यमान हमने भर रखा है, ठीक है ना। तो गाड़ी का वेग जो होगा उस निष्कासित द्रव्यमान के सापेक्ष, इसमें से कुछ न कुछ द्रव्यमान पीछे की तरफ निकलता जा रहा है, द्रव्यमान जो इसका कुछ भी है m, कुछ द्रव्यमान जैसे जैसे गाड़ी आगे की तरफ जा रही है अपने वेग से, वैसे वैसे द्रव्यमान इसमें पीछे की तरफ निकलता जा रहा है, ठीक है। तो गाड़ी का वेग निष्कासित द्रव्यमान के सापेक्ष कितना होगा, इस v के बराबर। तो यहाँ पे जो ये v है वेग, ये क्या है, गाड़ी का वेग निष्कासित द्रव्यमान के सापेक्ष, समझ में आया। और ये नियम होता है न्यूटन के अनुसार, परिवर्तित द्रव्यमान की स्थिति में हो सकता है वेग में भी परिवर्तन हो सकता है द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो, क्लियर है। और यहाँ पे v क्या है, इस गाड़ी का वेग, जब गाड़ी भी वेग से आगे जा रही है लेकिन द्रव्यमान निकल रहा है, तो ये निकलने वाले द्रव्यमान के सापेक्ष गाड़ी का वेग क्या है, v। इतना नोट कर लो पहले। ठीक है, तो b तो हमारे पास गाड़ी का वेग आया इस निष्कासित द्रव्यमान के सापेक्ष। अब इस द्रव्यमान का भी उस गाड़ी के सापेक्ष कुछ वेग होगा, भाई जब गाड़ी चल रही है तो वो द्रव्यमान भी पीछे सीधे कैसे निकलेगा, कुछ ना कुछ वेग के साथ ही तो निकलेगा, समझ रहे हो आप। जैसे मान लो हमने बोला गाड़ी में छेद था और इसमें से रेत निकल रही है, तो गाड़ी आगे अपनी तरफ जा रही है, ठीक है, और जो वो पीछे रेत निकलेगी वो भी कुछ वेग से उड़ करके निकलेगी, ठीक है ना। या पानी अगर नीचे से निकलेगा पीछे से, तो वो भी किसी न किसी वेग के साथ निकलेगा, तो उस द्रव्यमान का वेग गाड़ी के सापेक्ष में भी होगा, दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष, भाई गाड़ी का वेग निष्कासित द्रव्यमान के सापेक्ष हुआ, वैसे ही क्या होगा, गाड़ी का भी, इस द्रव्यमान का भी कुछ ना कुछ वेग होगा इस गाड़ी के सापेक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ मान लेते हैं वी आर, वी आर क्या होगा, निष्कासित द्रव्यमान का वेग गाड़ी के सापेक्ष,
सापेक्ष कुछ ना कुछ वेग होगा। ठीक है, गाड़ी का वेग द्रव्यमान के सापेक्ष क्या था v, और वीआर क्या होगा निष्कासित द्रव्यमान का इस गाड़ी के सापेक्ष वेग। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है जैसे जब दो चीजें दोनों का ही एक दूसरे के सापेक्ष कुछ वेग होता है तो आपेक्षिक वेग उनका क्या होता है, VVA बराबर माइनस VAB लिख सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के कोई भी A और B पिंड एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो उनका आपेक्षिक वेग ये लिख सकते हैं VAB बराबर माइनस VAB के बराबर। ठीक है, मतलब परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत गति करते हैं। यहाँ भी गाड़ी आगे जा रही है जबकि द्रव्यमान पीछे की तरफ रह रहा है तो यहाँ भी गति कैसी विपरीत है। इसका मतलब हम यहाँ भी V बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस VR के बराबर। क्लियर है, तो यदि ये V का मान हम इस समीकरण में रखें तो यहाँ से हमें F बराबर क्या मिल जाएगा, M dV बटे dt माइनस VR dm बटे dt। क्लियर है, वेग का हमें क्या मान मिल गया m dv बटे dt माइनस VR dm बटे dt। ठीक है, या यहाँ से हम इस m dv बटे dt का मान निकाल सकते हैं बराबर F अगर मान लो कोई बाह्य बल लग रहा हो इस पे F एक्सटर्नल प्लस VR इंटू dm बटे dt। ये जो हमारे पास मान आया है ये वो नई इक्वेशन होती है बल के लिए जो हम यूज करते हैं। क्यों, यहाँ पे ये देखो क्या है m है और dv बटे dt वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन त्वरण ही तो होता है ma, मतलब ये किसका बल का मान ही तो है। तो बल के लिए पहले हम जो इक्वेशन F बराबर ma यूज में ले रहे थे किस कंडीशन में, जब m कांस्टेंट होता था नियत होता था, लेकिन यहाँ पे m कैसा है परिवर्ती है द्रव्यमान। तो इसके लिए जो समीकरण हम यूज में लेंगे वो हो जाएगी हमारी ये m dv बटे dt किसका मान है एक तरीके से ma के बराबर है, मतलब बल के बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे जबकि द्रव्यमान कैसा है परिवर्ती द्रव्यमान, तो ये आपकी परिवर्ती द्रव्यमान की समीकरण हो गई। यहाँ पे सारी चीजें आप लिख सकते हो। m द्रव्यमान किसका हो जाएगा, जो निष्कासित द्रव्यमान है किसी क्षण पर। ठीक है, F एक्सटर्नल इस गाड़ी का, जैसे गाड़ी चल रही है गाड़ी पर बाह्य बल कौन सा लगेगा, जैसे जो इंजन इस गाड़ी को चला रहा है। ठीक है, तो उस इंजन के कारण जो बल लग रहा है वो हो जाएगा ये F एक्सटर्नल का मान। क्लियर है, ये इक्वेशन नोट कर लो। इससे आगे क्या हम करेंगे रॉकेट की गति के बारे में, तो वो हम लेकिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी के लिए इतना ही।